गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्रिएटर कैरियर इंस्टीट्यूट। मैं आशुतोष कुमार, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फैकल्टी। आज मैं क्लास 11 के स्टूडेंट को चैप्टर जो स्टार्ट किया था पीरियोडिक टेबल, लेक्चर 1 आप लोग देख चुके हैं। आज हम लोग लेक्चर 2 में समझेंगे मॉलिक्यूल के बारे में, कंपाउंड के बारे में, क्योंकि हम बेसिक टर्म्स के बारे में आप लोगों को बता रहे हैं। उसके बाद हम लोग आयन के बारे में चलेंगे। उसके बाद फिर धीरे धीरे हम लोग कुछ अलग अलग टर्म्स के बारे में हम लोग इन्फॉर्मेशन यहाँ से कलेक्ट करेंगे। चलिए, तो पिछले बारे में आप लोग को हमने दिखाया था एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट कितने प्रकार के होते हैं, कैसे एलिमेंट ऑक्टेट कंप्लीट करता है। बताया था आप लोगों को एलिमेंट को ऑक्टेट कंप्लीट करने का माध्यम क्या है। ऑक्टेट का मतलब मोज की प्राप्ति, हमने आपको बताया भी था, शायद ये ट्रिक भी दिया था आप लोगों को। और वहाँ बताया था कि लॉस करने के पे गेन करने या शेयर करने पर लॉस करेगा मेटल, गेन करेगा नॉन मेटल, जबकि शेयर दो नॉन मेटल आपस में करेंगे। ठीक है, वहाँ पे फिर मैंने बताया कि एलिमेंट 3 तरह के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। मैंने मेटल का कॉन्सेप्ट क्या दिया था कि लास्ट में अम्ल लगा रह जाए तो वो मेटल है। नॉन मेटल तो आप जानते ही हैं, मेटलॉइड की संख्या 8। मैंने ट्रिक दिया था, मालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या सबसे टैलेंट और पॉपुलर है। ये मैंने ट्रिक दिया था जहाँ पे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, सेलेनियम, टेलोरियम और प्लोनियम। मैंने वहाँ पे एक मजेदार सी बात आपको बताया भी था कि मेटलॉइड अगर मुझे पता है बेटा, तो मेटलॉइड के अपवर्ड नॉन मेटल, डाउनवर्ड मेटल। मैंने ऐसे कुछ आपको तरीके बताए थे जहाँ पे आप किसी भी ग्रुप में मेटल नॉन मेटल पहचान सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग आज चलते हैं मॉलिक्यूल के बारे में। मॉलिक्यूल के बारे में, मॉलिक्यूल होता क्या है समझेंगे बेटा। मॉलिक्यूल कहा जाता है ग्रुप ऑफ एटम को कहा जाता है, ग्रुप ऑफ एटम को कहा जाता है। ग्रुप ऑफ एटम, ठीक है, ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट, ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट, ठीक है, विच कैन बी independent exist, which can be independent exist। ठीक है, समझेंगे अच्छे से। पूरे छोटी छोटी चीज़ों बारीकी से बताऊंगा। मैं क्या लिख रहा हूँ, ग्रुप ऑफ एटम ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट विच कैन बी इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट। कहने का मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन, चलिए इसको हम समझा देते हैं। हाइड्रोजन है और यहाँ हाइड्रोजन है, ये दोनों जुड़ा तो क्या बनाया बेटा, H2 बनाया। वो कैसे H2 बना वो हम समझते हैं। चलिए नेक्स्ट वाले पेज पे, ठीक है, देखिए सर। चलिए देखिए, इस H के पास क्या था, ये H मेरा क्या है, एलिमेंट। इसके पास क्या था, एक इलेक्ट्रॉन था। इस H के पास भी तो एक इलेक्ट्रॉन था। दोनों H के पास एक एक इलेक्ट्रॉन था। दोनों एटम स्टेबल नहीं था। स्टेबल होने के लिए दो ही बात है, हाइड्रोजन अगर रहा तो स्टेबल होगी 2 इलेक्ट्रॉन से, और भी हाइड्रोजन जैसे छोटे एलिमेंट जैसे लिथियम भी रहा तो 2 इलेक्ट्रॉन से स्टेबल हो जाएंगे, या फिर बेरिलियम रहा, ये सभी 2 इलेक्ट्रॉन से स्टेबल होते हैं, यानी ये सभी अपने वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। बाकी बाद का रेस्ट एलिमेंट जो होंगे, रेस्ट एलिमेंट जो होंगे उनको स्टेबिलिटी कहाँ से मिलेगी, उनको 8 इलेक्ट्रॉन से मिलेगी। कितने इलेक्ट्रॉन से मिलेगी, 8 इलेक्ट्रॉन से मिलती है। तो अब बताओ हाइड्रोजन है, इसे स्टेबिलिटी कहाँ से मिलेगी, 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन क्या है, ये स्टेबिलिटी वाली बात है, ये मोक्ष प्राप्ति वाली बात है जो मैंने पिछले बारे आपको बताया था। तो ये बेटा ये बताओ, तो ये दोनों को तो स्टेबिलिटी मिलेगी जब तक ये दोनों आपस में मिलेंगे नहीं, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे नहीं, और जब तक जुड़ेंगे नहीं तब तक वो मॉलिक्यूल बनेंगे नहीं। तो जो ही मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल का एग्जिस्टेंस कैसा हो जाता है,
इंडिपेंडेंट हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है, निर्भीक हो जाता है, किसी से डर भय नहीं रहता है, उसके अंदर सारी उसकी परेशानी खत्म हो जाती है। जैसे मान लीजिए हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं अभी, ठीक है, और पढ़ाई करने के बाद बाई चांस आप मेहनत करें और अच्छे मेहनत करने के बाद आपको एक जॉब मिल जाए, प्यारा सा आपका अपना ड्रीम जॉब मिल जाए, या जॉब ही मिल जाए, कुछ भी जॉब मिल जाए, जॉब मिलने के बाद आपके अंदर रिलैक्सेशन आएगा या नहीं आएगा? आप कहेंगे पक्का रिलैक्सेशन आ जाएगा सर जी, पक्का रिलैक्सेशन, हमको शांति मिल जाएगी। शांति मैंने कुछ अलग मत समझिएगा, शांति का मतलब रिलैक्सेशन, ठीक है, आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। तो आप क्या हो गए? स्टेबल हो गए। आप क्या हो गए? स्टेबल हो गए। तो आपने, पहले आपके पास जॉब नहीं था तो आप उछल कूद कर रहे थे, कभी इधर परीक्षा देने जा रहे थे तो कभी उधर परीक्षा देने जा रहे थे, है ना, कभी उधर दोस्त के साथ उधर गप्पे मार रहे थे, तो कोई बोल दिया अरे भाई चलो तो यार ये काम कर लो, तो वो काम कर लो, तो आप बिल्कुल फ्री थे, आप इधर उधर घूम रहे थे, ठीक है, तो आप बिल्कुल स्टेबल नहीं थे। अस्टेबल का मतलब क्या हुआ? एक जगह पे आकर अस्थिर हो जाना, एक जगह पे आकर फिक्स हो जाना, उसे नाम दिया जाता है स्टेबिलिटी। मेरा बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? स्टेबिलिटी समझ गए? तो स्टेबिलिटी कब मिला? जब उसे जॉब मिला। ठीक वैसा ही एलिमेंट को स्टेबिलिटी तभी मिलती है जब उसके पास क्या हो जाते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन। कहाँ आते हैं? कहाँ आते हैं? अरे कहाँ आते हैं? वैलेंस सेल में आते हैं। यानी उनकी 72 कक्षा में ये 2 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन उन्हें दिख गए, उन्हें पता चल गया, उन्हें स्टेबिलिटी मिल गई। तो इस हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन इधर बनाया, एक इलेक्ट्रॉन बनाया, यहाँ क्या बन गया? H2। तो पहले ये दोनों H क्या थे? अनस्टेबल थे। पहले ये दोनों H अनस्टेबल थे, बॉन्डिंग बना दिए तब ना ये H2 बने। यानी H और H H2 बन गया। इसका मतलब है कि ये H अकेला, ये H अकेला, ये H जुड़ गया तो जुड़ गया यानी बंध गया यानी स्टेबल हो गया। अब बताओ ये स्टेबल की ये स्टेबल, ये स्टेबल की ये स्टेबल, H2 स्टेबल। इसकी एनर्जी ज्यादा कि इसकी एनर्जी ज्यादा? इस एटम की एनर्जी ज्यादा, ये ज्यादा उछल कूद करेगा, ये उछल कूद नहीं करेगा। एक बात याद रख लेना बेटा, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा उसकी एनर्जी कम। ये बात अपने कॉपी पे नोट कर लेंगे। स्टेबिलिटी जो होता है वो एनर्जी का इनवर्स रिलेशन है। स्टेबिलिटी कैसा है? एनर्जी का इनवर्स रिलेशन है। आया बात समझ में? एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी कम होगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी एनर्जी कम होगी। आया बात समझ? चलिए, तो मॉलिक्यूल मेरे ख्याल से समझ में आ गया। मॉलिक्यूल मतलब इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट। अब देखो मैंने डिफिनेशन क्या लिखा था वो समझना आगे अच्छे से। मैंने क्या डिफिनेशन लिखा था बेटा? ये तो समझ में आ गया पक्का। ग्रुप ऑफ एटम तो समझ में आ गया। लेकिन मैंने क्या लिखा देखो तो, ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट वाला भी मामला समझ में आ गया। अब देखो मैंने क्या लिखा बेटा, देखो इधर अच्छे से, सेम और डिफरेंट एलिमेंट। मैंने क्या लिखा बेटा? सेम और डिफरेंट एलिमेंट। यानी आपको मन में आ रहा होगा ओ मॉलिक्यूल तो सेम एटम के बीच ही बनेगा और डिफरेंट एटम के बीच। अब बनाते हैं डिफरेंट एटम के बीच में, देखो जल्दी से। सेम एटम और एक तरफ हम ले रहे हैं डिफरेंट एटम की तरफ से ले रहे हैं। O2, N2, Cl2, O3, P4 क्या है? सभी सेम एटम से बने हुए मॉलिक्यूल है। क्या है? सभी सेम एटम से बने हुए मॉलिक्यूल हैं। अब तो इसके बाद तो आपके पास तो खजाना मिल गया जी। इसके बाद आपको खजाना मिल गया। आप तो भैया जितना आपको कंपाउंड दिखता है सब तो डिफरेंट एटम से बना हुआ है। मैं बोल रहा हूँ फिर से, जितना कंपाउंड आपको दिखता है सब तो डिफरेंट एटम से बना हुआ है। यानी कंपाउंड जब भी बनेगा सेम एटम से नहीं बनेगा। कंपाउंड जब भी बनेगा तो डिफरेंट एटम से बनेगा।
तो ये हमारे मॉलिक्यूल हुए और ये हमारे कंपाउंड हुए। ये हमारे मॉलिक्यूल हुए और ये हमारे कंपाउंड हुए। आया बात समझ में? CO2, H2O, CaCO3, NaCl, H2SO4। अरे भाई जितना बोल दो सब तो हमारा कंपाउंड है। CO2 में कार्बन ऑक्सीजन अलग अलग, H2O में हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग अलग, CaCO3 में कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन अलग अलग। तो कंपाउंड तो बचल रहा है कुछ कुछ। ये सेम एटम मॉलिक्यूल की तरफ इशारा कर रहा है और डिफरेंट एटम कंपाउंड की तरफ इशारा कर रहा है। पक्का आया समझ में? चलिए एक बात और, तो मॉलिक्यूल का टाइप 2 हो गया। मॉलिक्यूल का टाइप 2 हो गया सर। अब मॉलिक्यूल का टाइप क्या हो गया? 2 हो गया। मॉलिक्यूल 2 तरह के हो गए। क्या है मॉलिक्यूल का टाइप? देखो बेटा अच्छे से, एक होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, या इसी को बेटा एक और नाम बोलते हैं होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल। या इसी को एक और नाम बोलते हैं एलिमेंट्री मॉलिक्यूल। एलिमेंट्री मॉलिक्यूल, ठीक है। अब ये होमो है, ये हो गया हेट्रो। ये अगर ये होमोन्यूक्लियर है, ये हो गया हेट्रोन्यूक्लियर। अगर ये एलिमेंट्री मॉलिक्यूल है, ये कंपाउंड मॉलिक्यूल हो गया। पढ़ते हैं होमो में क्या होता है समझ लेते हैं। होमो मीन्स होता है बेटा सेम। होमो मीन्स क्या होता है? सेम, यानी सेम एटम से बने हुए मॉलिक्यूल को नाम क्या देते हैं? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल देते हैं। होमो मीन्स होता है सेम, यानी सेम एटम से बने हुए मॉलिक्यूल को नाम क्या देते हैं? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल देते हैं। जबकि हेट्रो का मतलब क्या होता है बेटा? हेट्रो माने होता है डिफरेंट। हेट्रो मीन्स क्या होता है? डिफरेंट। डिफरेंट एटम से बने हुए मॉलिक्यूल को नाम क्या देते हैं? हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल देते हैं। होमो न्यूक्लियर माने एक ही न्यूक्लियर है, यानी एक ही न्यूक्लियस है। एक ही न्यूक्लियस है तो होमो न्यूक्लियर हो गया, यानी अलग अलग एटम है तो अलग अलग तरह का न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, चलिए एलिमेंट्री कंपाउंड, एलिमेंट्री मॉलिक्यूल यानी एलिमेंट प्लस मॉलिक्यूल हो गया। अब देखो यहां से तुमसे पूछा जाएगा कि O2 क्या है? वो एलिमेंट भी है, क्योंकि एलिमेंट इसलिए है एलिमेंट क्योंकि एक ही तरह के एटम से बना हुआ है। अब मॉलिक्यूल इसलिए है क्योंकि एक से ज्यादा एटम है, तो एलिमेंट प्लस मॉलिक्यूल है। CO2 क्या हो गया? CO2 एलिमेंट तो नहीं हो गया क्योंकि अलग अलग तरह के एटम है। भाई CO2 को खोड़ेंगे यानी सर उसको देखेंगे, पार्ट बाय पार्ट करेंगे तो आपको ये कार्बन दिखेगा, दूगो ऑक्सीजन दिखेगा। एलिमेंट का डिफिनेशन क्या था? एक प्रकार के एटम मौजूद होते हैं तो उसे नाम क्या देता है? एलिमेंट कहा जाता है। ये तो आपका एलिमेंट नहीं है, ये तो आपका क्या है? कंपाउंड हो गया। अलग अलग तरह के हो गए एटम, यानी मॉलिक्यूल हो गया। और मॉलिक्यूल में हमने क्या था? डिफरेंट एटम रहेगा तो नाम क्या देंगे? कंपाउंड। यानी ये मॉलिक्यूल की जगह पे तो लिख सकते हैं, जैसे हम मॉलिक्यूल तो लिख सकते हैं, जबकि इसे हम क्या लिखेंगे? कंपाउंड लिखेंगे। इसे क्या लिखेंगे? कंपाउंड लिखेंगे।
चलिए चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? तो O2 और CO2 में पता चल गया O2 क्या है, एलिमेंट प्लस मॉलिक्यूल है, ये कंपाउंड प्लस मॉलिक्यूल हो गए। चलिए एक बात और, कंपाउंड का जो भी हमारा रेशियो होगा, यानी कंपाउंड में जो हम कंपाउंड बनाते हैं उसमें जो एलिमेंट का जो रेशियो होता है वो क्या होना चाहिए, सिंपल होल नंबर रेशियो में होना चाहिए। सिंपल होल नंबर रेशियो देखिए समझाते हैं आपको। Compound is formed by simple whole number ratio। ठीक है, एक पॉइंट और लिखेंगे, component have a fixed ratio, उसकी रेशियो क्या होनी चाहिए, फिक्स्ड होनी चाहिए। एंड formed by and compound formed by and compound formed by undergo या formed by chemical रिएक्शन। कंपाउंड जब भी होंगे तो क्या होंगे, वहां पे केमिकल रिएक्शन होगा तभी कंपाउंड बनेंगे सर। चलिए, यानी कंपाउंड को हम लोग केमिकली बनाते हैं सर जी, है ना। चलिए, कोई भी कंपाउंड बनाना हो, चाहे CO2 बनाना हो, CaCO3 बनाना हो, है ना, तो हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग केमिकली बनाते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड लिया, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस से रिएक्शन करवाया तो कैल्शियम कार्बोनेट बना, है ना। अमोनिया लिया, उसमें HCl से उसको रिएक्शन करवाया तो अमोनियम क्लोराइड बना, है ना। तो जो भी कंपाउंड बनता है वो अंडरगो केमिकल रिएक्शन से बनता है। चलिए समझते हैं दोनों बातों को। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, सिंपल होल नंबर रेशियो में होना चाहिए। सिंपल होल नंबर रेशियो देखिए समझते हैं, होल नंबर रेशियो देखिए, कोई भी कंपाउंड हो, जैसे AlCl3 है तो यहाँ पे 1 रेशियो क्या हो गया, सॉरी 1 रेशियो क्या हो गया, ये 3 हो गया। MgCl2 है तो 1 रेशियो 2 हो गया। CO2 हो गया तो 1 रेशियो 2 हो गया। H2O है तो 2 रेशियो 1 हो गया, है ना। या Fe2O3 है 2 रेशियो 3 हो गया। यानी जो भी कंपाउंड है वो क्या है हमारा, एक सिंपल होल नंबर रेशियो में। यहीं पे मैं एक चीज और समझा रहा हूँ, जो भी कंपाउंड बन रहा है उसमें कंपोजिशन भी क्या है हमारा, फिक्स्ड है। अगर हम AlCl3 बनाएंगे तो हमारा Al कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और Cl कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। CO2 बनाएंगे, कार्बन 1 एटम होना चाहिए, ऑक्सीजन 2 एटम होना चाहिए। अब इसको आप बिगाड़ दीजिएगा, आप ऑक्सीजन A को ले लीजिएगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा, CO बन जाएगा। H2O में आप एक ऑक्सीजन बढ़ा दीजिएगा तो H2O2 बन जाएगा, H2O नहीं कहलाएगा। और एक बात और है, H2O हमारे घर का या आपके घर का, H2O का कंपोजिशन भी क्या होता है, बिल्कुल फिक्स्ड होता है। कोई चेंजेस होता है, नहीं होता है। यानी पानी अगर हम पीते हैं तो एक मॉलिक्यूल जो हमारा वाटर होता है उसमें क्या होता है, H2O ही होता है। एक बात और हम यहाँ पे लाइन समझेंगे, कंपाउंड इज फॉर्म बाय सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। जैसे कहने का मतलब ये है, वो समझना चाहिए। जब भी हम पानी पीते हैं, सपोज दैट हम ये पानी हम पी रहे हैं यहाँ से, ये हमारा पानी है सर, ठीक है। अब इसमें हमें पानी पूरा दिख रहा है, बोतल से ये भरा हुआ है, ठीक है, आधा ही बोतल है, ये थोड़ा ही कप है, ठीक है, पानी तो है ना। इसमें क्या, इसमें H2O जो होगा वो एक ही मॉलिक्यूल होगा, H2O के कई मॉलिक्यूल होंगे सर यहाँ पे। तो H2O के कई मॉलिक्यूल हैं, कहलाएंगे तो वो कंपाउंड ही कहलाएंगे। यानी कंपाउंड जो बनता है वो क्या एक मॉलिक्यूल के मिलने से बनता है कि एक से अधिक मॉलिक्यूल के मिलने से बनता है? एक से अधिक मॉलिक्यूल ना होगा सर तो कंपाउंड जो होगा। हाँ, लेकिन एक बात ये भी तय है कि सारा मॉलिक्यूल क्या होगा, H2O का ही होगा। ऐसा तो नहीं है कि इसमें H2O के जगह पे हम H2O2 भी इसमें मिला हुआ है, NaCl भी मिला हुआ है। अगर इसमें NaCl मिला देंगे तो वो कंपाउंड नहीं कहलाएगा। अगर इस पानी में अगर हम NaCl मिला देंगे तो हम उसे कंपाउंड नहीं कहेंगे। ये अगर कंपाउंड है तो सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या है,
H2O ही है। ये कंपाउंड अगर है तो सिर्फ H2O ही H2O है। तो लिखिए, पॉइंट देखिए, लिखेंगे कंपाउंड इज फॉर्म बाई सेम टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, पानी तो पानी ही पानी। ठीक है, ये हो गया कंपाउंड के बारे में समझ गए सर, एलिमेंट के बारे में आप समझ गए। अब थोड़ा सा हम कंपाउंड के बारे में, फॉर्मेशन के बारे में चलेंगे और वहां से हम फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे। चलिए ठीक है, लेकिन इससे पहले हम एक चीज और समझते हैं, हम आयन के बारे में समझते हैं, फिर हम रिपीट करेंगे कंपाउंड कितने टाइप के होते हैं सर जी। ठीक है, ठीक है, चलिए, क्या आप लोगों को हम कंपाउंड का टाइप बता ही देते हैं, टाइप्स ऑफ कंपाउंड कर ही देते हैं। ठीक है, एक कंपाउंड होगा, आप लोगों को देखने को मिलेगा, बहुत तरह का कंपाउंड है हमारे पास, केमिस्ट्री में तो बहुत तरह का कंपाउंड है, लेकिन आपको मेनली आपको देखने को मिलेगा दो तरह का कंपाउंड है, बाकी तुम्हारा सब कंपाउंड इसी में आ जाएगा। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेगा, देखने को मिलेगा, और एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर है तो यहाँ पे कार्बन प्लस हाइड्रोजन जहां दिख जाए वो हो गया हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी दैट मीन्स ये हमारा हो गया हाइड्रोकार्बन। ठीक है, जहां पे इसका क्लस्टर दिख जाए कार्बन और हाइड्रोजन का, जहां पे हमें संग्रह दिख जाए तो हम लोग नाम क्या देंगे उसके, हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड देंगे। जैसे बेटा CH4, C2H6, C6H6, C6H5OH, है ना, ये सभी कैसे कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। बाकी बात जो छोड़ के जो दिख जाए, जो हमें बाकी बात जो मिले वो हमारा कैसा कहलाएगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा। जैसे मान लो NaCl ले लो, मेटल नॉन मेटल है, ये मेटल प्लस नॉन मेटल है। चलो SO2 ले लिया, तो दोनों हमारा क्या है, नॉन मेटल है। यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड मेटल नॉन मेटल रहे, नॉन मेटल रह जाए, या फिर हमारा मेटल और नॉन मेटल के बीच इस तरह का बॉन्ड बन जाए, इसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं, जो हमें स्क्वायर ब्रैकेट से दिखता है। ठीक है, तो चाहे तो हमें आयनिक कंपाउंड दिखे, मेटल नॉन मेटल, आयनिक नॉन मेटल कोवैलेंट पढ़ाया हुआ है, और जहां पे हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिखा जाए वैसे कंपाउंड को क्या नाम देंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड देंगे। ठीक है, तो हमें तो पता रहा था कि कंपाउंड कितने तरह के होंगे, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। एक बात और, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे वहां आपको कैसा बॉन्ड देखने को मिलेगा, कोवैलेंट बॉन्ड देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा बेटा, क्योंकि सभी क्या है यहाँ पर नॉन मेटल है, और नॉन मेटल है तो बॉन्ड कैसे देखने को मिलेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड देखने को मिलेंगे। चलिए, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग थोड़ा सा अब यहां से डिटेल में अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे कैसे है हमारा बनेगा, वो स्ट्रक्चर बनेगा, वो हम सब आपको बारीकी से छोटे छोटे स्तर पे समझाते चले जाएंगे सर बेटा। अगर यहाँ पे मुझे कोई मेटल दिखे या कोई नॉन मेटल दिखे तो वो आपका कैसा कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। यानी एलिमेंट में क्या है, एगो मेटल एगो नॉन मेटल है, तो वो आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। और यहाँ पे बॉन्ड कैसा बनेगा, बॉन्ड बनेगा आयोनिक बॉन्ड। क्यों आयोनिक बॉन्ड बनेगा बेटा, क्योंकि मेटल है ना, मेटल पे चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव, नॉन मेटल पे चार्ज कैसा आएगा, निगेटिव, और पॉजिटिव निगेटिव को क्या नाम देते हैं, आयन, तो बॉन्ड कैसा हो गया, आयनिक बॉन्ड हो जाएगा बेटा। चलिए, इसका एग्जांपल दे सकते हैं हम,
SrCl2, SR4 स्ट्रोंटियम, नॉन मेटल, क्लोरीन नॉन मेटल बेटा, CS2O यानी CS4, सीजियम O4 ऑक्सीजन, सीजियम ऑक्साइड, CsCl2 सीजियम क्लोराइड, सब मेटल एंड मेटल है सर जी। जिंक क्लोराइड ZnCl2, MgCl2। अब मेरे को पता नहीं, इसमें तो बहुत सारा आप एग्जांपल दे सकते हैं ना जी, मेटल प्लस नॉन मेटल आयनिक बॉन्ड। चलिए दूसरा आते हैं हम लोग, दूसरा नंबर देते हैं, जहां आपको क्या दिखेगा, नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल। एक बात और हम अभी यहाँ से बताते हैं, उसके आगे हम एक चीज आपको और बताएंगे। नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल, सिर्फ ही नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल दिखे, जैसे आपका हो गया NH3, जैसे आपका हो गया CH4, ठीक है, जैसे आपका हो गया CH4 तो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड में आ जाएगा, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे लिख दिए हैं क्योंकि हाइड्राइड के तौर पे इसका यूज कर रहा है, इसलिए हम लिखे हैं इसको यहाँ पर, ठीक है। जैसे आपका हो गया H2O, है ना, जैसे आपका हो गया SO2, देख रहे हैं आप, सभी जगह हमारा क्या है, नॉन मेटल ही नॉन मेटल है। तो अगर नॉन मेटल रहेगा, सिर्फ नॉन मेटल रहेगा, तो टाइप ऑफ बॉन्ड कैसा होगा, कोवैलेंट बॉन्ड होगा। कोवैलेंट बॉन्ड समझते हैं आप लोग, जो बच्चे नए अभी 11th में आए हैं, शायद हो सकता है उन्हें ये चीज़ पता हो या ना हो। कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं बेटा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, क्योंकि अभी हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, बेसिक्स बता रहे हैं, इसी में एक चीज़ बता रहा हूँ फिर से। कोवैलेंट बॉन्ड वैसे बॉन्ड को कहते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। चलिए इसको दोनों को हम डिटेल में थोड़ा समझते हैं, आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड को थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। देखो आयनिक बॉन्ड का मतलब क्या होता है बेटा, समझना अच्छे से। आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, मैं एक लाइन लिख रहा हूँ, ट्रांसफर से पहले भी लिख रहा हूँ, लोग ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल के आयनिक बॉन्ड काम चला लेते हैं, और कोई लिखते हैं कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन का पूरा ट्रांसफर हो रहा हो, कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा हो, तो बॉन्ड कैसा कहलाएगा सर जी, आयोनिक बॉन्ड कहलाएगा। देखो कैसे, अगर ये Na है और ये क्लोरीन है, Na के पास इलेक्ट्रॉन कितना होता है 11, यानी 2 8 1, इसके पास होता है इलेक्ट्रॉन 17, कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 8 7। अगर जिस बच्चे को भी नहीं आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में, बाबू मेरा बेसिक चीज आएगा आगे, एक से एक बढ़ते जाएंगे तो आपको वो चीज मिल जाएगा। चलो यहाँ से ये अपना कितना इलेक्ट्रॉन हटाएगा 1, ये अपना कितना इलेक्ट्रॉन इसमें से ऐड करेगा 1, ये इलेक्ट्रॉन हटाया तब ना ये इलेक्ट्रॉन ऐड किया, तो ये इलेक्ट्रॉन जो ही हटाया ये हो गया Na+, और ये इलेक्ट्रॉन ऐड किया बेटा तो ये हो गया Cl-, फर्दर बन क्या गया NaCl। तो NaCl बना, कहलाया आयनिक बॉन्ड। हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है, ये दे रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इसे ही कहते हैं आयनिक बॉन्ड। ठीक है, आगे हम लोग अभी आयनिक बॉन्ड समझ गए। अब हम लोग समझेंगे कोवैलेंट बॉन्ड को। कोवैलेंट बॉन्ड, तो कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, तो कोवैलेंट बॉन्ड, अभी तो हमने आयनिक बॉन्ड में देखा कि इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हुआ, तो कंप्लीट ट्रांसफर होने के लिए आपको एक खोने वाला एलिमेंट चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन खोने वाला होना चाहिए और एक इलेक्ट्रॉन को पाने वाला होना चाहिए। आ रहा है बात समझ में? अगर किसी घर से बेटी जा रही है तभी किसी घर में बहू बन पाएगी, अगर घर से बेटी कहीं से विदा नहीं होगा तो बहू कैसे बनेगी सर? यानी बहू को बनने के लिए घर से बेटी का विदा होना जरूरी है। तो किसी की बेटी गई तो किसी के घर में बहू आया, आया कि नहीं? एक ने कंप्लीट लॉस किया, एक ने कंप्लीट गेन कर लिया। ठीक है, चलिए आया समझते हैं नेक्स्ट कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि यह दोनों जो होता है ये बेचारा तत्व होता है। कैसा तत्व होता है? बेचारा। ये इसके पास कोई जरिया नहीं है स्टेबल होने का, ये गेन नहीं कर सकता है क्योंकि सामने वाला भी क्या है? भिखमंगा है। दोनों का दोनों भिखमंगा है। तो अब दोनों का दोनों भिखमंगा है,
इस केस में कहेगा कि हम दोनों किसी चीज को खरीदने के लिए आपस में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, साझा करेगा। अगर हमें लग रहा है कि हम इस चीज को खरीद नहीं सकते हैं, अफोर्डेबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं, आपस में अपने एक ऐसे दोस्त को खरीदते हैं, बुलाते हैं कि भाई चलो, उस दोस्त को भी वही सामान खरीदना है और मुझे भी वही सामान खरीदना है। यानी सामान हमारा हमेशा क्या होना चाहिए, वस्तु हमेशा एक ही होना चाहिए, और एक वस्तु को खरीदने के लिए खर्च किए गए पैसे भी बराबर होने चाहिए। खर्च किए गए पैसे भी बराबर होने चाहिए। यानी 10 रुपये के सामान है, पहली बार में क्या किया हमने, 10 रुपये, आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, 10 का 10 रुपया हमने पूरा का पूरा मांग लिया, पक्का। अब की बार में क्या हो रहा है, कोवैलेंट बॉन्ड में क्या हो रहा है, इस 10 रुपया को हमने 2 भागों में बांट दिया। अगर हमें 10 रुपए की जरूरत है तो इसे हम 2 भागों में बांट देंगे। एक बंदा 5 रुपये देगा और दूसरा बंदा भी 5 रुपये देगा। तो आप देख रहे हैं रुपया जो है वो बराबर हो रहा है, इक्वल रुपये की साझेदारी और भागीदारी जो है रुपया की वो बराबर हो रहा है। तो यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड का जो डिफिनेशन होगा वो समझेंगे अच्छे से। म्यूचुअल मीन्स होता है पारस्परिक बराबर का, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन की बराबर की साझेदारी हो रही है, अगर इलेक्ट्रॉन की बराबर की साझेदारी हो रही है, 5 रुपया तुम 5 रुपया हम और सामान जाके खरीद लिए, तो सामान पर मेरा और तुम्हारा दोनों का हक होगा, तो वो बॉन्ड कहलाएगा कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड समझ गए, जहां पर इलेक्ट्रॉन की क्या होनी चाहिए, शेयरिंग कैसी होनी चाहिए, बराबर की शेयरिंग होनी चाहिए। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। मैंने कोई भी एग्जांपल ले लो ना, NCl3 ले लिया, मैंने क्या लिया, NCl3। अब देखो यहां पर समझना अच्छे से, ये बेटा नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, 5। अब बताओ यहाँ पे इसको कितना इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, हमने तो पहले लिख दिया, हाइड्रोजन है, लिथियम है, बेरिलियम है, को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, बाकी बात को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसको भाई कितना घट रहा है, 5 है, 3 घट रहा है, पक्का। तो 3 इलेक्ट्रॉन का यहाँ क्या है, रिक्वायरमेंट है इसको, यानी 3 इलेक्ट्रॉन क्या है, इसको जरूरत है, 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब आते हैं क्लोरीन की बात करते हैं, और क्लोरीन का होता है 2, 8, 7। अब बताओ इस क्लोरीन को कितनी इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब तुम्हारे पास इस मॉलिक्यूल में कितने क्लोरीन है, तो 3 क्लोरीन है। तो 1 क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत, तो 3 क्लोरीन को 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत। तो इधर भी हमारा 3 और इधर भी 3। तो सोडियम जो है वो तीनों क्लोरीन से कितना इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेगा, तो आपका जवाब आएगा 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा। तो क्या सोडियम को 3 इलेक्ट्रॉन मिल गया, बिल्कुल मिला। क्या क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया, बिल्कुल मिल गया। तो ऐसे साझेदारी को क्या नाम देंगे, कोवैलेंट बॉन्ड। अब इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम लोग। इनके पास 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3। क्लोरीन के पास 1 2 3 4 5 6 7। एक क्लोरीन के पास 1 2 3 4 5 6 7। एक क्लोरीन के पास 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। बराबर की साझेदारी हो रही है नहीं हो रही है, बराबर की साझेदारी हो रही है नहीं हो रही है, बिल्कुल बराबर की साझेदारी हो रही है। और केमिस्ट्री में जब 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 बराबर की साझेदारी होगी, नाम क्या आएगा, कोवैलेंट बॉन्ड। बराबर की साझेदारी के लिए हम नाम क्या देते हैं, बराबर की साझेदारी के लिए नाम क्या देते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। मुकाबला बराबरी का होगा तो कोवैलेंट बॉन्ड। और अगर बॉन्ड एक देने वाला, एक दानी और एक ग्रहणी, तो यानी एक ग्रहण करने वाला, एक दानवीर, तो बॉन्ड हो जाएगा आयनिक। मेरे ख्याल से सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि आयनिक और कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है, जो यहाँ पे हमारा बना के बहुत सारे कंपाउंड आपको दिखा चुके हैं कि कौन कौन कंपाउंड कोवैलेंट है। क्योंकि नॉन मेटल है तो कोवैलेंट होगा, बराबर की साझेदारी हुई या नहीं हुई। चलिए एक बात और,
नेगेटिव चार्ज ऑन नॉन मेटल। अगर किसी नॉन मेटल पे नेगेटिव चार्ज आता है तो कितने तरह का नेगेटिव चार्ज आएगा वो समझते हैं थोड़ा। ये नॉन मेटल है, इस पे दो तरह के नॉन मेटल होंगे सच्ची। एक जो आयन होंगे वो बेचारा किसी एक एटम पे आयन होगा, ये इसको बोलेंगे मोनो एटॉमिक एनायन। कैसे एनायन होंगे ये? मोनो एटॉमिक एनायन होंगे। और एक जो एनायन होंगे वो कैसे एनायन होंगे? पॉली एटॉमिक एनायन होंगे। एक एनायन कैसे होंगे? मोनो एटॉमिक एनायन होंगे और दूसरे कैसे एनायन होंगे? पॉली एटॉमिक एनायन होंगे। आखिर समझते हैं कि मोनो एटॉमिक और पॉली एटॉमिक होता क्या है। तो मोनो मीन्स होता है, मोनो मीन्स होता है एक, और पॉली मीन्स होता है एक से ज्यादा, एक से ज्यादा, मोर देन वन। एक से ज्यादा को नाम देंगे पॉली और एक को बोलेंगे मोनो। तो एनायन का मतलब क्या होता है बेटा? एनायन का मतलब नेगेटिव चार्ज। एनायन का मतलब नेगेटिव चार्ज को एनायन बोलते हैं। तो एक एटम पर नेगेटिव चार्ज आएगा, नाम देंगे मोनो एटॉमिक एनायन। जैसे N3 माइनस, O2 माइनस, है ना, sp2 माइनस, है ना। इसको डिटेल में हम पूरा यहाँ पे लिख देते हैं आपको, ठीक है। पूरा मोनो एटॉमिक एनायन का लिस्ट ही लिख देते हैं आप लोग। H पे 1 माइनस, O पे 2 माइनस, S पे 2 माइनस, N पे 3 माइनस, P पे 3 माइनस, है ना। और F पे 1 माइनस, Cl पे 1 माइनस, Br पे 1 माइनस और I पे 1 माइनस, ठीक है। ये सभी हमारे, तब नाम क्या देंगे एक बताओ। जब भी हम मोनो एटॉमिक एनायन का नामकरण करेंगे, यानी कि इसका नाम होगा क्या, तो एलिमेंट लिखने आते हैं ना, सबका एलिमेंट पढ़ने आता है ना सर? आता है पढ़ने में। तो एलिमेंट में क्या जोड़ देना? ID E जोड़ देना। एलिमेंट में क्या जोड़ देना? ID E जोड़ देना, तो नामकरण बन जाएगा सर जी। तो हाइड्रोजन में ID जोड़ो तो हाइड्राइड हो जाएगा, हाइड्रोजन में ID जोड़ो तो हाइड्राइड हो जाएगा। तो H माइनस को क्या पढ़ेंगे बेटा? हाइड्राइड। O माइनस को क्या पढ़ेंगे बेटा? ऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड हो गया, है ना। S माइनस को क्या पढ़ेंगे बेटा? सल्फर है तो सल्फाइड। नाइट्रोजन को बेटा क्या पढ़ेंगे? नाइट्राइड। फास्फोरस को क्या पढ़ेंगे? फास्फोरस है तो फॉस्फाइड। यहां से एक करते अलग अलग कर देते हैं ये, ठीक है। अगर F माइनस को पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? फ्लोराइड, है ना। Cl माइनस को क्या पढ़ेंगे? क्लोरीन है तो क्लोराइड हो गया, है ना। आयोडीन है तो आयोडीन से आयोडाइड हो गया। तो जिसके लास्ट में ID लग जाए, जिसके लास्ट में ID लग जाए, पहचानने का तरीका, ID वाला कैसा एनायन? ID वाला कैसा एनायन? मोनो एटॉमिक एनायन। ID वाला कैसा एनायन? मोनो एटॉमिक एनायन। और इसके पे जो चार्ज आ रहा है ना, ये चार्ज भी तुम्हें याद करने की कोई जरूरत नहीं है। जिस एलिमेंट का जितना रिक्वायरमेंट इलेक्ट्रॉन है, जितना रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन है, वही उस पर चार्ज आएगा। यानी हम यहां पे लिख देते हैं नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन मोनो एटॉमिक एनायन इक्वल टू number of required electron for getting stability, ठीक है।
ये आपको याद रखना होगा कि नेगेटिव चार्ज अगर मोनोएटॉमिक एनायन पे आ रहा है तो वो कितना आएगा, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन फॉर गेटिंग स्टेबिलिटी। ऑक्सीजन बस 6 इलेक्ट्रॉन तो 2 माइनस आया, सल्फर में भी बात कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन 2 माइनस, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन 3 माइनस, फास्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन 3 माइनस, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन पे 7 इलेक्ट्रॉन तो 1 माइनस, और हाइड्रोजन पे तो 1 इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन तो 1 ही इलेक्ट्रॉन लेगा, तो हाइड्रोजन पे 1 माइनस आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं पॉलीएटॉमिक एनायन क्या होता है। पॉलीएटॉमिक एनायन, पॉलीएटॉमिक एनायन। तो पॉलीएटॉमिक एनायन क्या होता है उसको समझते हैं। पॉली मीन्स मैंने क्या बोला बेटा, एक से ज्यादा एटम पर पॉलीएटॉमिक एनायन होगा। SO4 पे 2 माइनस पॉलीएटॉमिक एनायन, HSO4 पे 1 माइनस पॉलीएटॉमिक एनायन, CO3 पे 2 माइनस पॉलीएटॉमिक एनायन, HCO3 पे 1 माइनस पॉलीएटॉमिक एनायन, NO3 पे 1 माइनस पॉलीएटॉमिक एनायन, सॉरी 1 माइनस, हाँ, NO2 पे 1 माइनस पॉलीएटॉमिक एनायन। आखिर इसका नामकरण कैसे करेंगे? नामकरण कैसे करेंगे? तो नामकरण के लिए पीछे वाले पेज में लिख लीजिए। मोर ऑक्सीजन अगर दिख जाए तो उसमें लास्ट में 8 लगा देना, और लेस ऑक्सीजन दिख जाए तो लास्ट में 8 लगा देना। हाइड्रोजन दिख जाए, ठीक है, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन बचा हुआ दिख जाए तो वहाँ पे हम लोग बाई लगाते हैं, या उसको हम लोग हाइड्रोजन बोलते हैं। ज़्यादा ऑक्सीजन 8 और कम ऑक्सीजन 8, किस एलिमेंट के लिए? एक ही एलिमेंट का, सेम एलिमेंट की बात कर रहे हैं, अलग एलिमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, अलग एलिमेंट की बात हम नहीं कर रहे हैं, एक एलिमेंट की बात कर रहे हैं। हम कहीं आप लोगों को बोलो किसी भी वीडियो लेक्चर में कहीं भी आप लोगों को हम कोई रटाने की कोशिश नहीं करते हैं, ज़्यादा आप लोगों को हम समझा देने की कोशिश करते हैं जिससे आप लोग खुद समझ आए और कहीं भी आप लोगों को दिक्कतें हो। ये बेनिफिट क्रिएटर कैरियर इंस्टीट्यूट में आप लोगों को लगातार मिलता रहेगा। चलिए चलिए इधर आइए। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे सर जी? चलिए यहाँ देखो, अब कैसे कंपेरिजन करेंगे। यहाँ पे नीचे एक और एलिमेंट ले लेते हैं, SO3 पे 2 माइनस, और यहाँ ले लेते हैं HSO3 पे 1 माइनस। तो अब बताओ, ज़्यादा ऑक्सीजन, यहाँ ज़्यादा ऑक्सीजन कम ऑक्सीजन, ज़्यादा में 8 और कम में 8, तो ये हो गया सल्फर का है तो सल्फेट, ये सल्फर का है तो सल्फेट, और ये सल्फर का था इसी कारण सल्फाइट। ये सल्फर का है, हाइड्रोजन लग गया तो मैंने बाई लगा दिया और सल्फेट बोल दिया, यहाँ बाई लगा दिया और सल्फाइट बोल दिया। कार्बन एक ही को है, कार्बन को तो दिखता ही नहीं है, अकेला तो 8 ही लगेगा, तो नाम आ गया कार्बन का है तो कार्बोनेट हो गया। एक हाइड्रोजन है तो मैंने बाइकार्बोनेट लगा दिया। अभी ज्यादा ऑक्सीजन, ये कम ऑक्सीजन, ज्यादा में 8 और कम में 8, ये हो गया नाइट्रेट और ये हो गया नाइट्राइट। आया बात समझे? चलो एक और, PO4 पे 3 माइनस और PO3 पे 3 माइनस। अब बोलो कहाँ लगेगा ज्यादा, तो 8, यानी ये हो गया फॉस्फेट और ये हो गया फॉस्फाइट। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने कंपाउंड पढ़ा, कंपाउंड और मॉलिक्यूल पढ़ा, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ा, कैसे कैसे क्या होते हैं, दिख भी रहा है, आयन कैसे होते हैं, मोनोएटॉमिक एनायन कब होगा, पॉलीएटॉमिक एनायन कब होगा, और उसका नेमिंग कैसे लिखेंगे आयन का, वो सभी चीज़ों के बारे में आज के अपने इस वीडियो लेक्चर में पढ़ा। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग इससे और आगे बढ़ेंगे, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में और भी कितने तरह के इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और कितने हो सकते हैं, ये अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।